नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका समाचारों में। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। ये शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। भारत पोलैंड ने जारी किया साझा बयान। प्रधानमंत्री ने कहा, शांति और स्थिरता के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी जरूरी। यूक्रेन और पश्चिम एशिया के संकट पर जताई चिंता। आतंकवाद को बताया बड़ी चुनौती। संयुक्त राष्ट्र समेत तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की जताई जरूरत। भारत और पोलैंड में रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने और सोशल सिक्योरिटी पैक्ट समेत कई मुद्दों पर बनी सहमति। जाम साहिब ऑफ नवानगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम की होगी शुरुआत। पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए किया आमंत्रित। वॉर्सो में हुआ पीएम मोदी का भव्य स्वागत। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने की पीएम मोदी और भारत की जोरदार तारीफ। कहा, भारत कई क्षेत्रों में है ग्लोबल लीडर। शांति स्थापना में भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद काम पर लौटे दिल्ली एम्स और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर्स। 5 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। सीबीआई ने सियालदाह कोर्ट के समक्ष डॉक्टर संदीप घोष और 4 अन्य के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अपील की। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद भवन परिसर में संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक खत्म। समिति के सदस्यों की अल्पसंख्यक मामलों और कानून मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 वितरण समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम पुरस्कार। इसरो की चंद्रयान 3 टीम को मिला विज्ञान टीम पुरस्कार। और अगले 36 घंटों में असम, मेघालय, त्रिपुरा, केरल और लक्षद्वीप में मूसलाधार बारिश के आसार। अगले 7 दिन में मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और गुजरात क्षेत्र में भी भारी बारिश की चेतावनी। वहीं ओडिशा में बिजली गिरने से बीते 24 घंटों में 6 और लोगों की मौत। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है कोलकाता रेप और मर्डर मामले से ही जुड़ी हुई। और सीबीआई ने सियालदाह कोर्ट में डॉक्टर संदीप घोष और 4 अन्य लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट की अपील की है। हम सब जानते हैं कि इस मर्डर मामले को लेकर क्या है सच्चाई, कौन है लोग इससे जुड़े हुए, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनकी तह तक जाने में जुटी हुई है इस वक्त सीबीआई। और कोर्ट में भी सीबीआई ने कुछ महत्वपूर्ण बातें आज सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से रखी गई हैं, लेकिन उसके बाद अब सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मांग की है, जिसमें आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल समेत 4 और लोग हैं जिनके लिए पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की गई है। इस वक्त सीधे हमारे साथ कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, इस बात को लगातार कहा जा रहा था कि हो सकता है लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाए, हो सकता है ब्रेन मैपिंग भी की जाए, क्योंकि बहुत सी ऐसी परतें हैं जिन्हें खोलना जरूरी है। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त सीबीआई ने जब पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की है, तो चूंकि जो बातें कोर्ट में भी रखी गई हैं कि सीबीआई को ये मामला 5 दिन बाद मिला और उसके मद्देनजर बहुत से आरोप जो कोलकाता पुलिस के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं, उस सब के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सीबीआई ने अब पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की है। और इसमें डॉक्टर संदीप घोष जो आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल हैं, उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की जिस तरीके से उनका रेप किया गया और मर्डर किया गया, उसके बाद इस मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। लेकिन वहीं इस मामले को पहले जिस प्रकार से राज्य पुलिस ने दबाने का प्रयास किया और उसके बाद जिस तरीके के घटनाक्रम सामने आए, जिसके मद्देनजर इस बात के संकेत मिल रहे थे कि कोलकाता की और राज्य की पुलिस
किसी भी तरीके से साक्ष्यों को हटाने में भी उनकी संलिप्तता हो सकती है। उसके मद्देनजर सीबीआई जांच की मांग की गई और आखिरकार कोर्ट ने ही जब मामले को संज्ञान में लिया तो कोर्ट के द्वारा ही यह मामला सीबीआई के हाथ में आया, जिसके बाद से सीबीआई लगातार जांच कर रही है। लेकिन अब जिस तरीके से पॉलीग्राफ टेस्ट की बात की गई है, तो यहां भी आपको बता दें कि डॉक्टर संदीप घोष की 6 दिन तक लगातार पूछताछ की गई। प्रतिदिन घंटों सीबीआई ने डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ की है, जिसके बाद यदि अब पॉलीग्राफ टेस्ट की बात की जा रही है तो जाहिर है कि इस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे होंगे डॉक्टर संदीप घोष, जिसके बाद ये मांग की गई। हमारे साथ प्रसन्नजीत बख्शी भी बने हुए हैं। प्रसन्नजीत, क्या ये बात मानी जा सकती है कि शायद पूछताछ में ही सहयोग नहीं किया गया या जानकारी नहीं सामने दी गई डॉक्टर संदीप घोष के द्वारा, और अब पॉलीग्राफ टेस्ट के माध्यम से तहे खोलने का, परते खोलने का, सच्चाई जानने का प्रयास सीबीआई के द्वारा? जी ममता, ऐसा ही है, क्योंकि जैसे आपने बता रही थी कि पिछले 6 दिनों से एक एक दिन 13, 14, 15 घंटा तक पूछताछ के बाद भी संदीप घोष जैसे जिनको माना जा रहा है कि ये पूरे जो मामला है आरजीकर अस्पताल की प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की प्रिंसिपल होने के कारण उनको काफी कुछ मालूमात है। और आज भी जैसे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के समय पे जो 3 जजों ने में से सबके तरफ से एक सवाल, काफी सारे सवाल उठाया गया, तो ये सब सवाल के बाद एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि जिस तरह से इस मामले को दबाने की कोशिश किया गया। जी, लेकिन इस वक्त एक बार प्रसन्नजीत आपको रोकना चाहेंगे, क्योंकि कोलकाता में महिला डॉक्टर से जो दरिंदगी और हत्या का मामला आया है, उसके बाद आरजीकर अस्पताल में फिलहाल आपको सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चल रहे हैं। On that note, may I now request Secretary INB, Shri Sanjay Jajuji, to kindly deliver the welcome address. Honorable Minister for Information and Broadcasting, Shri Ashwini Vaishnavji, Director General FICCI, Ms. Jyoti Vij-ji, Vice Chairperson CII's National Committee on Media and Entertainment, Shri Biren Ghosh-ji, representatives of various industry associations of the media and the entertainment sector, my colleagues from the Ministry of Information and Broadcasting, friends from the media, ladies and gentlemen, a very warm good evening to all of you. It's indeed a great honor to be here today for the launch of Create in India Challenge Season 1, which is an exciting initiative that's going to feature 25 challenges leading up to the World Audiovisual and the Entertainment Summit. We're fondly calling it WAVES. Friends, this initiative is a significant milestone in our ongoing mission to nurture and elevate India's creative ecosystem. It aligns seamlessly with our Honorable Prime Minister's visionary call, which was recently made, to design in India, design for the world. So create in India, create for the world, as articulated during his 78th Independence Day address. Friends, India has always been a cradle of rich cultural heritage and artistic excellence. And today we are witnessing an extraordinary surge in our creative industries, making this sector one of the fastest growing pillars of our economy. Recent reports project that the Indian media and entertainment industry will reach a staggering 3.07 lakh crores by 2024. This remarkable trajectory underscores the immense potential and talent within our nation. Friends, WAVES stands as a testament to this potential. It will serve as a global platform where the brightest minds, most talented creators, and visionary leaders from around the world will converge to share knowledge, exchange ideas, and push the boundaries of creativity. The Create in India Challenge, and this is season 1, so there are many more which are in the offing, is more than just a prelude to this summit.
It's actually a powerful platform which has been designed to identify and nurture the next generation of storytellers, creators, and innovators, and in future, seed future media and entertainment enterprises within our country. Through these 25 meticulously curated challenges, all done in collaboration with the industry associations, many of whom are present here, and many of them are also present through the virtual link that we have for this particular event. It will allow participants to showcase their brilliance across various domains, and in our understanding, this initiative is not merely a competition. It's actually going to act as a catalyst for collaborations, learnings, and growth. Friends, as we embark on this exciting journey, I want to express my deepest gratitude to our Honorable Minister of Information and Broadcasting, Shri Ashwini Vaishnavji, and also our Honorable Minister of State, Dr. L. Muruganji, who could not be present because of his prior commitments. And without their unwavering support and belief in this vision, friends, this day would not have come, and this initiative would not have come to a fruition today. I would also like to thank all our industry associations, FICCI, CII, and all the industry associations which are partners not just in WAVES, but now are going to play a huge role in the Create in India Challenge series. And all of them have joined hands to bring this initiative to life. And now to all the aspiring creators, innovators, and industry experts, friends, we encourage you to seize this opportunity with both hands. Your ideas, passion, and talent are the future of our industry. Together, let us celebrate the launch of Create in India Challenge Season 1 and usher in a new era of creativity and innovation in our country. Thank you. Jai Hind. Thank you very much, sir, for enlightening us on the activities under Create in India Challenge Season 1. Ladies and gentlemen, it's now the moment. WAVES brings together a diverse range of stakeholders shaping the future of media and entertainment. And now, may I request the Honorable Minister to please launch 2 videos. The first one is 25 challenges under the Create in India Challenge Season 1. Thank you, sir. May I now request you to please press the button and launch the video which details the activities under the Create in India Challenge Season 1.
Honorable Sir, as the AI spreads its wings in the media and entertainment industry, that was an AI-generated audiovisual creative, ladies and gentlemen. WAVES, as we know, is a key forum for promoting discussions and collaborations and innovation in the media and entertainment industry. We're very fortunate to have with us our chosen few associates. But before inviting them, I would like to request DG FICCI, Ms. Jyoti Vij, to please come and say a few words about the industry's representations in WAVES. Thank you. Good evening, everyone. Honorable Union Minister of Information and Broadcasting, Shri Ashwini Vaishnavji, Mr. Sanjay Jaju, the Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, key officials of the Ministry of Information and Broadcasting, esteemed industry leaders, associations, distinguished guests, and the members of media. I would really thank the Ministry of Information and Broadcasting for inviting FICCI to be the partner in this unique public-private collaboration, as I would say, to give a boost to the media and entertainment sector. FICCI will continue to extend support to this initiative by enabling the local and the global participation, and in particular the Create in India Challenge, which has just been launched by the Honorable Minister. It's indeed a very bold vision for the future of our industry. By inviting the talent that is from across the nation to participate in challenges spanning the areas that we just saw, including animation, filmmaking, gaming, music, and visual arts, this initiative really highlights the diversity and creativity that define India. So you did talk about the culture that India depicts, and I think a lot of this can come out of the challenges that you have promoted. It is through such efforts that we can truly position our country as a global leader in this very, very significant space. As we look ahead to WAVES 2025, the significance of this challenge really becomes even more apparent. The ideas, the talents, the collaboration that emerge from Create in India Challenge will undoubtedly set the tone for the summit, making it an industry-led platform that showcases the best from India that India could offer. These challenges will make the event very inclusive and participative by getting the involvement from across the country, and perhaps also create many employment opportunities as well, which the sector truly has a lot of potential for. FICCI, apart from being an overall partner to the WAVES, is also excited and happy to participate in the Young Filmmakers Challenge with the partner Whistling Woods Young Filmmakers, aged 12 to 19, which will showcase their creativity and technical prowess through concise 30 to 60-second films. This initiative aims to foster innovation, storytelling abilities, and digital literacy among the youth. And a trailer making competition. Participants will be creating the best trailer of these originals of the OTT platforms. We would love to invite everybody through this platform to participate in these challenges, and would once again like to thank the Ministry for giving us this opportunity. Thank you. Thank you very much, ma'am. And so now we'll quickly invite our associates who will be sharing their experiences and speaking about their challenges. We'll request all our associates to please limit their speech to 2 minutes. May I now request Shri Ankur Bhasin, Secretary, Media and Entertainment Association of India, to please come forward. Good evening, everyone. Honorable Minister, dignitaries on the dais, and friends. और फिलहाल आपको हम बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त पोलैंड की यात्रा पर हैं, उन्होंने पोलैंड के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की है। और जैसा हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो द्विपक्षीय वार्ताएं भी हुई हैं, ये दृश्य आप सीधे देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ पोलैंड के राष्ट्रपति के साथ बैठक हुई है, प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई है, जिसमें दोनों देशों के रिश्तों को गहन समीक्षा तो उसमें शामिल है ही, और साथ ही साथ आज भी जिस तरीके से साझा बयान में दोनों देशों की एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग दिखाया गया, वो भी इसका हिस्सा रहेगा।
तो ये दृश्य आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा के साथ द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई है और ये दृश्य वहीं से हम आपको दिखा रहे हैं और इन दृश्यों के माध्यम से देखा जा सकता है कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच के सार्थक और अब रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचे रिश्ते प्रगाढ़ होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के लॉन्च फंक्शन के लिए। Develop AI-powered real-time fact-checking tools, and it encourage collaboration between data scientists, AI developers, and media professionals across the country. Next slide, please. So, we are looking at partnering with academic institutions, IITs, NITs, and in various engineering college, startup hubs of MIT, startup in industry, and the vibrant startup ecosystem of the country. Next, please. So what we are structuring is, we will call for applications, and out of that, all the applications which will get across for India, we will shortlist top 100 projects. Then we will fund them to present their project with proof of concept in 60 days. After that, the top shortlisted 25 projects, we will sponsor them from prototyping and MVP. After that, they will present to the jury, and the top final selected AI tools we will bring to the at the waves, and where we will present it to the entire industry ecosystem over there. And also we will whoever will be the top winner, we are giving them opportunity to travel to select destination across country or globally where they can enhance their AI skills over there. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, Rajesh Sharma ji. May I now call upon Shri Anurag Saxena, CEO EGI, E-Gaming Federation, and their challenge would be City Quest Shades of Bharat. Namaskar, Honorable Minister, dignitaries on stage and friends. I'm Anurag Saxena from the E-Gaming Federation, which is purely a Make in India gaming companies ka federation. I'm very proud to present City Quest Shades of Bharat, which is essentially a very familiar card game. Those of us who have kids use card games for crickets, for WWF, etc. What we are doing is taking that format to India's development journey based on the Sustainable Development Goals, taking data from Niti Aayog and creating one card per city. The idea is to really showcase Bharat's Vikas journey, which I think all of us have missed. I mean, personally for me, it hit me for the first time, sir, when I was traveling on Vande Bharat from Mumbai to Surat. Just the tray of food before me reminded me how much we have moved on. So we're making this game. The whole idea is to make education fun. Those of us with kids know that they barely listen to us, but they will learn from a game the differences between Cochin and Jodhpur and Bhopal and Vishakhapatnam and what have you. But at the same time, children across the country will build an appreciation for what is cool in other parts of the country, which I think is very necessary in an era of polarization and an era of othering. That's a summary of the game. We're very glad that it has been powered by Games 24/7, one of India's 3 unicorns in the gaming space, and we're grateful to Games 24/7 for it. We will activate obviously through social media, through digital marketing and things like that. But a key feature of this game is going to be the city versus city kind of teams. So as an example, Ashwini ji sir, you could lead team Jodhpur versus other cities, and hopefully that kicks up a bit of fervor with local teams competing against local teams. With the support of MIB, we hope to reach an audience beyond our limited reach. For the final event at Waves, we will be recommending 8 regional winners, 2 from each of the 4 regions of the country, 2 Divyang winners and 2 from the forces, current or retired. We will also have 2 additional winners for cities that display the most amount of participation and the most amount of understanding of other cities as displayed through scores.
again, Dhanyosmi, very proud to be here and to be part of this journey. Bharat Mata ki Jai. Namaskar. बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर सक्सेना. May I now call upon Dr. Gurjeet Kaur, Joint Secretary, Community Radio Association, and the challenge they would be presenting is Community Radio Content Challenge. Good evening, everyone. Namaskar sabhi ko. On behalf of Community Radio Association, I would like to extend my thanks to MIB for associating CRA in this prestigious event. And talking about this exciting competition, it aims to celebrate and showcase the creativity, innovation, and impact of community radio stations across India. And with the objective wherein all the community radio stations, they are going to celebrate, highlight the unique voices and stories that community radio station brings to the airwaves. It will also inspire community radio stations to experiment with new format, genre, and the storytelling techniques. It will foster and create a lot of opportunities for community radio station to share knowledge, learn from each other, and build connection. And moreover, which is very, very important, is that it will recognize and reward programs that make a real life difference in the community. Here in this challenge, which is the Community Radio Content Challenge, we are going to invite 500 community radio stations from different zones, 5 zones, and the 5 different categories will be given to them. These 5 categories are public health and safety, education and literacy, women and child development, agriculture and rural development, and cultural preservation. So all the community radio stations, they will build the content, they will create these stories around these themes, and these will be evaluated by the jury members. And it will be done in the 2 stages, like the evaluation will be done on 2 levels. One is the zonal level, and then we will take the entries to the national level. So all the parameters for evaluation criteria will be based on the relevance and impact, whether these content are local issues are addressed or it is benefiting the community, and the listener feedback, the listener testimonial will be the most important criteria for the evaluation. It will also be judged on the basis of originality, production quality, community engagement, educational value, cultural preservation, sustainability and replicability, social change and advocacy. So the entries, the challenges that out of 500 community radio stations, those who are working at the grassroots level also, they will be creating their stories, their real stories, and the competition is tough, and we are going to get the 5 best entries to the wave competition. So this is all about the community radio challenge, and once again I would like to extend my thanks to the MIB and the Honorable Minister Sir for this was first of its kind opportunity which has been given to the Community Radio Association. So तहे दिल से आप सबका धन्यवाद, और हम अपनी तरफ से कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की तरफ से बहुत अच्छा जो है यहाँ पर योगदान देंगे. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद Dr. Gurjeet Kaur. May I now request Lokesh Suji from Esports Federation of India. The challenge would be Esports Tournament. आदरणीय अश्विनी जी, मिर्जा मैम, संजय जी एंड सभी अतिथि गणों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार. मैं ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ई स्पोर्ट्स वैसे भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो 2 क्षण मैं जरूर लूँगा थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने के लिए. ई स्पोर्ट्स बेसिकली जो भी ई स्पोर्ट्स एथलीट्स होते हैं वो अपना फिजिकल और मेंटल स्किल को यूज़ करके कुछ कैटेगरी ऑफ वीडियो गेम्स पे जब कंपटीशन करते हैं तो उसको ई स्पोर्ट्स बोलते हैं. और ये ई स्पोर्ट जो है वो डिवाइस एग्नोस्टिक होता है, मतलब आप मोबाइल पे खेल सकते हैं, प्ले स्टेशन पे खेल सकते हैं, सिमुलेटिंग गेम्स होती हैं उस पर आप कर सकते हैं. तो इसकी 5 जॉनर्स हैं जो हम डिफाइन करते हैं. और इंडिया में थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन थी ई स्पोर्ट्स को लेके. अक्सर लोग फैंटेसी, 3 पत्ती, रमी, पोकर, और यहाँ तक कि अगर आप कैजुअली अगर कोई एक वीडियो गेम भी खेल रहे थे उसको भी लोग ई स्पोर्ट्स से कंफ्यूज कर लेते हैं. वो ऐसा नहीं है. एंड इस डिस्कशन को या इस कंफ्यूजन को हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिसंबर 22 में एक गजेट पास होकर ई स्पोर्ट्स को एक प्रॉपर एक स्पोर्ट्स की कैटेगरी में रखा गया.
एंड ना सिर्फ हमारी इंडियन गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है ई स्पोर्ट्स को लेकर, बट इसके अलावा वेरी रिसेंटली इंडियन ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी उन्होंने भी ई स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज करा है एज अ स्पोर्ट। एंड अगले साल से ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट एडिशन इसका सऊदी अरेबिया रियाद में होगा। एंड इसके अलावा ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया बहुत ही प्रोग्रेसिव रही। उन्होंने ई स्पोर्ट्स को 2007 से इंक्लूड करा हुआ है, और पिछले साल जो एशियन इंडोर गेम्स हुए थे उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट करा, और हम लोग 5th आए लीग ऑफ लेजेंड्स के लिए। 2018 में हम लोग देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल भी लेकर आए थे। और ई स्पोर्ट्स को हम वेव्स में लेकर आ रहे हैं, और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हम लोगों ने प्लान करी है। इसको लेकर हम लोगों ने 3 गेम टाइटल सेलेक्ट करे हैं। एक ई फुटबॉल है, एक WCC है, और बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया है। ई फुटबॉल और वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप जो है फुटबॉल और क्रिकेट की सिमुलेशन गेम्स हैं। WCC मेड इन इंडिया वीडियो गेम है, और इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल है। हम लोगों ने इस पूरे शेड्यूल को 4 बैचेस में डिवाइड करा है। सो 4 बैचेस के जितने भी विनर्स होंगे इन तीनों गेम्स के, उनको हम लोग गोवा लेकर आएंगे। और इसके अलावा हम लोग जो हमारे जो अदर कंट्रीज की जो नेशनल टीम्स हैं इन सब गेम्स के लिए, उनको भी हम गोवा में फाइनल्स के लिए इनवाइट करेंगे। और ऑब्वियसली जो विनर्स होंगे उनको कैश प्राइज एंड गुडीज वगैरह देंगे। और उसके साथ हम लोगों ने कोचिंग का भी, इंडियन जो हमारे ई स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं उनके लिए वो प्रोग्राम बिल्ड करा है। सो रजिस्ट्रेशन हम लोग 23 अगस्त, 1 सितंबर, 18 सितंबर, 4 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। क्वालिफायर्स 1 सितंबर, 18 सितंबर, 4 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, एंड बाय अराउंड 10th November our the teams and everything should be ready, which will be called to Goa for the grand finale। और इसके जो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स वगैरह रहेंगे वो यूट्यूब पे स्ट्रीम करे जाएंगे फॉर द मैक्सिमम रीच। एंड हमारा मोटिव यहाँ पर ये है कि हम क्रिएट क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली हमारे इंडिया से ई स्पोर्ट्स एथलीट्स क्रिएट करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। एंड वी आर लुकिंग एट प्रोजेक्टेड पार्टिसिपेशन ऑफ अराउंड 5 लाख एंड व्यूअरशिप एंड रीच फॉर अराउंड 10 million व्यूअर्स। प्लीज, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री से निवेदन करना चाहूंगी कि सभा को संबोधित करें। सेक्रेटरी जाजू साहब, एडिशनल सेक्रेटरी नीरजा जी, उपस्थित सभी अधिकारी और जितनी भी फेडरेशंस, गेमिंग एसोसिएशन, क्रिएटर्स इकोनॉमी से जुड़े जितने भी एसोसिएशन हैं, उन सब से जुड़े सभी साथी, मीडिया के साथी, सभी को मेरा नमस्कार। आज जो चैलेंज लॉन्च किया गया है, आज की इस इकोनॉमी का बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई है, वैसे मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। और ये बदलाव हाल ही के समय में इतना एक्सेलरेट हुआ है कि एक टोटली नई क्रिएटर्स इकोनॉमी क्रिएट हुई है। इस क्रिएटर्स इकोनॉमी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिकॉग्नाइज किया, और कुछ महीनों पहले पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड भी उन्होंने दिया। इस इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा एक पोटेंशियल है। अगर आप सबने देखा ही है, जो हमारी रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको दिखाने के, या हमारे भारतीय तरीके से जीने की पद्धति, भारत का योगा, कई तरह की चीज़ों को, जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, हमारे क्विजीन्स और रीजनल क्विजीन्स में तो इतनी वैरायटी है, इतना एक अच्छा स्कोप है एंजॉय करने का। उन सब क्विजीन्स को बनाने का तरीका हर तरीके से देखे, इस रिच ट्रेडिशन को, इस रिच कल्चरल हेरिटेज को दिखाने का एक बहुत अच्छा मीडियम बना ये नई क्रिएटर्स इकोनॉमी। इस क्रिएटर्स इकोनॉमी को भारत सरकार एनकरेज करती है, और इसमें कई नए माध्यम भी निकल रहे हैं। हमें अब ये देखने की ज़रूरत है कि इस इकोनॉमी के लिए, क्रिएटर्स वर्ल्ड के लिए, जो टैलेंट डेवलपमेंट या जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो कैसे डेवलप करें। हम लोग बहुत सीरियसली इस पे काम कर रहे हैं कि एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बने क्रिएटर्स के मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए, और एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाए, देश में कई जगह बने, एक मेजर बड़ा सोर्स हो और उससे जुड़े हुए कई अलग अलग जगह हो देश में। वैसा थिंकिंग अभी डेवलप हो रहा है, और उससे आशा है कि जो भारत की
कई बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक बड़ी स्ट्रेंथ है फिल्म मेकिंग। तो फिल्म मेकिंग का जो आज का दौर है, उस दौर में एक मजबूत तरीके से, एक अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, आज के जो लेटेस्ट टूल्स एंड जो मेथड्स अवेलेबल है उन सब का उपयोग करके अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इससे हो सकता है। हम लोगों ने कभी इंटरनल कई मीटिंग्स हुई हैं, उसमें अच्छे एस्टिमेट किए हैं कि अगर ढंग से इस प्रोग्राम को आगे ले जाया जाए तो बड़े आराम से 2 से 3 लाख के आसपास नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है। इन सब पोटेंशियल्स को, इन सब अपॉर्चुनिटीज़ को, इन सब पॉजिटिव्स को देखते हुए ये वेव्स का हिस्सा बना है। हमें साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि हम ऐसा कुछ भी न करें जिससे कि हमारी सोसाइटी को कोई नुकसान हो, और विशेषकर वो चीज़ें जो एडिक्टिव होती है उनसे हमें अपने आप को बचाना भी चाहिए। और इसमें न केवल सरकार बल्कि इंडस्ट्री, सोसाइटी, सभी की जिम्मेदारी बराबर की है। तो हम सबको मिलके इस जिम्मेदारी को भी निभाना चाहिए, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। ये वेव्स का फंक्शन पहली बार हो रहा है, इसमें कई नए एक्सपेरिमेंट्स सोचे जा रहे हैं, और जैसे ये प्रोग्राम इवॉल्व होता है इसके बारे में आपको और जानकारी दी भी जाएगी। एक जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा है, जितना हमने सोचा था उससे कई गुने बेटर रिस्पांस आया है। इसीलिए ये भी सोचा जा रहा है कि क्या उसको और भी बड़े स्केल पे किया जाए, और भी बड़े स्केल पे करने के लिए किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा वो भी अभी ऑलरेडी डिस्कशन में है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वेव्स अपने आप में एक भारत की जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है उसका जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, उसका जो क्रिएशन वाला पोर्शन है, उसका जो इनपुट वाला पोर्शन है, उसमें वेव्स एक बहुत बड़ा फिनोमिनन बन के निकलेगा। और उसमें जो ये 25 चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस एक उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन के रहेंगे। और आगे भी और भी कुछ नए आइडियाज़ अगर आपके पास भी आए तो ज़रूर शेयर कीजिए। ओपन माइंडेड गवर्नमेंट है, आपके आइडियाज़ को लेके उस आइडिया से और भी कैसे ग्रोथ हो सकती है, कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, कैसे टेक्नोलॉजी बेटर आ सकती है, कैसे हमारे क्रिएटिव माइंड्स को और एक बड़ा कैनवस मिल सकता है, वो हम सबका प्रयास है। जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनको मैं बेस्ट विशेस देता हूँ, और सभी एसोसिएशंस को रिक्वेस्ट करूँगा बी वेरी फेयर एंड एब्सोल्युटली क्लियर रखें, सब चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखें, बिकॉज पहली बार जब होता है तो उससे बेंचमार्क सेट होता है। तो इससे इस वाले कंपटीशन से सारा का सारा बेंचमार्क सेट होगा। तो ट्राई टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड ट्राई टू बी एब्सोल्युटली फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपके मार्गदर्शन में वेव्स 2025 एक भव्य और सफल आयोजन होगा, हम ऐसी कामना करते हैं। May I now request Ms. Neerja Shekhar, Additional Secretary INB, to kindly propose a vote of thanks. Esteemed dignitaries on the stage and my dear colleagues and friends, on behalf of the Ministry of Information and Broadcasting, I would like to express my sincere gratitude to all who have contributed to the culmination of this event, which includes the launching of 25 challenges as a run-up to the global summit, the WAVES summit that will be held in India shortly. These are the Create in India challenges, and this is the season 1 that has been launched by the Honorable Minister. We are deeply indebted to our Minister, Mr. Ashwini Vaishnav, for launching the 25 challenges, and we are very hopeful that these will be engaging a large number of creative minds in the country. We are also thankful to our Honorable Minister of State, Mr. Murugan, and our Secretary who have been leading the idea of the summit, because the summit began as an idea and now it is culminating into real actionable points and will go into the organization of a global summit where you will see a huge marketplace, you will see showcasing of technologies, Indian technologies, made in India technologies,
We will also make a very sincere attempt to fulfill what the Honorable Prime Minister said for Design in India and Design for the World. We will be working extremely and very sincerely for that. We would also like to extend our sincere thanks to FICCI, CIA, our industry associations, members of the industry who have been very active and have contributed significantly, not only to the challenges, to this event and also towards the run-up and organization of the summit. We have their wholehearted support. A very special thanks to all the pillar heads and senior officers of the ministry and their teams, the CEO Waves, New Media Wing, NFTC, NMW, and all other media units, to Prasar Bharati, CEO Prasar Bharati, and his team, and all our entire team of industry and the ministry who have worked together. We are very hopeful that these engagements through the Create in India Challenge will be very, very successful. The 5 people who spoke here on behalf of the associations gave us an inkling of how the show is going to be. I urge all aspiring creators, innovators and professionals to seize this opportunity and use this platform of Waves to exhibit their skills and make a significant impact on the future of India's media and entertainment industry. As Sir said just now, that your ideas will be most welcome. If you give us more ideas on how to make the summit successful or how to create more challenges, our minds are open and we'll be collaborating together to showcase the creative minds of India. Once again, thank you to all of you and to our media friends and all present here who have contributed towards this organization of this event. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, ma'am. Ladies and gentlemen, on that note, the launch event comes to an end. We thank the dignitaries on the dais and all the guests. This is not the end, but the beginning, because the best 25 challenges are to commence. The क्रिएट इन इंडिया सीजन 1 को लॉन्च कर दिया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लॉन्च किया और जैसा कि पहले ही मंत्रालय के द्वारा घोषित किया जा चुका है कि वेव्स यानी वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंड एंटरटेनमेंट समिट जो 20 से 24 नवंबर में गोवा में ही होना है, उससे पहले ये तमाम एक चैलेंज 25 ऐसे चैलेंजेस दिए गए हैं जिनके साथ पूरे देश के क्रिएटिव माइंड्स को जुड़ने का भी आह्वान किया गया है, क्योंकि इन 25 चैलेंजेस में बहुत ही रोचक चैलेंजेस भी हैं जिनमें आधुनिक तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समायोजन करने के साथ साथ कम्युनिटी कंटेंट, रेडियो की बात हो रही है, यहाँ पोस्टर मेकिंग, ट्रेलर मेकिंग, म्यूजिक की बात हो रही है, थीम्स की बात हो रही है। तमाम ऐसे पहलू जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक क्रिएटर के तौर पर आपकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं। तो इन सभी रचनात्मक सोच रखने वाले युवाओं को जो इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, उन्हीं को आह्वान है क्रिएट इन इंडिया सीजन 1, जिसको आज हमने देखा किस तरीके से आईएनबी मिनिस्टर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और आगे इसका इंतजार रहेगा जब वेव्स में जो विनर्स होंगे उनका नाम सामने आ पाएगा। फिलहाल यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आज के दिन की जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है देश भर के डॉक्टरों की हड़ताल से जुड़ी हुई, क्योंकि अब खबर ये आ रही है कि देश भर के डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। हम जानते हैं कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके की रेप और हत्या की क्रूर घटना हुई, उसके बाद से ही देश भर के डॉक्टर्स में आक्रोश था, जिसके बाद हड़ताल पर थे देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स और इससे पहले एम्स और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर्स ने सबसे पहले अपनी हड़ताल खत्म की थी। लेकिन उसके बाद भी खबरें आ रही थी कि देश के अलग अलग हिस्सों में अभी भी हड़ताल जारी है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि देश भर में
डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आश्वासन दिया देश भर के डॉक्टर्स को कि वो जो कह रहे हैं, वो जो मांग कर रहे हैं, उस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जो मांग रहे हैं उसके हिसाब से कदम उठाए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन और निर्देश के बाद ही डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म की। हालांकि उससे पहले भी ये बात सरकार के द्वारा भी लगातार कही जाती रही, टास्क फोर्स भी बनाई गई, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म नहीं हो रही थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन रहा। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए इस बात को सामने रखा कि राज्य जो हैं वो आरजी कर घटना के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि काम पर वापस लौटने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ बंगाल सरकार किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके यहां अस्पताल पर हमले की किसी भी आशंका से निपटने के लिए वो तैयार रहें। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सियालदह की एसीजीएम कोर्ट को आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग वाली सीबीआई की याचिका पर कल शाम 5 बजे से पहले फैसला लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स को सुझाव देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक वेबसाइट बनाए जिस पर सभी स्टेक होल्डर्स एनटीएफ को अपने सुझाव दे सके। तो नेशनल टास्क फोर्स को सभी की ओर से सुझाव मिल सके, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एक वेबसाइट बनाए। इस बात को आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सामने रखा गया, लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि डॉक्टर्स की स्ट्राइक खत्म हो गई है। हालांकि डॉक्टर्स जो स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं उनकी ड्यूटी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से मरीजों को मुश्किल हो रही थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर उनकी जो सुरक्षा है वो भी महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर वो हड़ताल पे थे। लेकिन अब ये हड़ताल खत्म हो गई है। और कोलकाता की बात करें तो वहां महिला डॉक्टर से जो दरिंदगी की गई और हत्या का मामला आया है, उसके बाद आरजी कर अस्पताल और कॉलेज की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के हाथों में सौंप दी गई है। सीआईएसएफ के डीआईजी के प्रताप सिंह ने कहा है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सीआईएसएफ की टीम पूरी तत्परता के साथ हर शिफ्ट में काम कर रही है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के मामले में देश भर के डॉक्टर इंसाफ की मांग करते आ रहे हैं। भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने भी इस घटना के खिलाफ कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि न्याय के लिए भाजपा लड़ रही है, न्याय मिलना चाहिए और ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। पश्चिम बंगाल भाजपा की ओर से जो हादसा हुआ उसके खिलाफ, उसमें जस्टिस दिलाने के लिए और ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन के डिमांड को लेकर ये आज हेल्थ जो हेडक्वार्टर है शास्त्रा भवन अभियान चल रहा है। बीजेपी लड़ रहा है, जस्टिस मिलना चाहिए और ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तो जाहिर है पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से महिला डॉक्टर से दरिंदगी की गई, उनकी हत्या की गई, उसके विरोध प्रदर्शन में अब राजनीतिक दल भी ममता बनर्जी के खिलाफ हमलावर हो गए हैं। और इस कड़ी में ही केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने टीएमसी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने ममता बनर्जी पर चोरों और बलात्कारियों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पूरा बंगाल ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रोशित है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जिस तरह फटकारा है, कोई और राज्य सरकार का मुखिया होता तो शर्म से अपना इस्तीफा दे देता। लगभग 21 लॉयर उनमें एंगेज किया गया है और वो जनता के पैसे से पश्चिम बंगाल के जनता के पैसे से वो लॉयर्स को भाड़े में लिया है। ममता बनर्जी ने अपना हमारा पॉकेट पिक पॉकेट करके ममता बनर्जी चोरों को बचाने की कोशिश कर रही है, रेपिस्ट को बचाने की कोशिश कर रही है और इसको लेके पूरा बंगाल ममता बनर्जी के ऊपर आक्रोशित है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1 घंटा लगभग उन्होंने सुनवाई की, उसमें ही राज्य सरकार को इतना दहाड़ा, इतना प्रताड़ित किया कि कोई भी राज्य सरकार के मुखिया होता तो शर्म के मारे अपने पद से इस्तीफा दे देते।
और वहीं इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर सीबीआई की ओर से आ रही है, क्योंकि सीबीआई ने सियालदह कोर्ट में डॉक्टर संदीप घोष और 4 अन्य लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट की अपील की है। हम जानते हैं कि कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि सियालदह की ओर से कि वे कल शाम 5 बजे तक इस पर निर्णय लें। तो सियालदह कोर्ट को भी इस पर निर्णय लेना ही होगा, क्योंकि अभी तक लगातार देखा जा रहा था कि जब कोई मामला अदालत में जा रहा था तो उस पर त्वरित निर्णय नहीं हो रहा था। और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से सियालदह कोर्ट को भी ये निर्देश दिया गया है कि वे कल शाम 5 बजे तक सीबीआई की इस पॉलीग्राफ टेस्ट की अपील पर निर्णय जरूर दें। तो जाहिर है कि इस पूरे मामले में अब जांच का दायरा भी बढ़ रहा है, तो इसी को लेकर अब पॉलीग्राफ टेस्ट की बात भी उठ रही है। और अब खबरें देख लेते हैं प्रधानमंत्री के पोलैंड दौरे से जुड़ी हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त पोलैंड के दौरे पर हैं, और अपने दौरे के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे डूडा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यस्त कार्यक्रम रहा है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की है, तो साथ ही पोलैंड के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है। पोलैंड यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर्सो में अपने पोलिश समकक्ष डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पोलिश समकक्ष डोनाल्ड टस्क की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। और इसके बाद पोलैंड के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त प्रेस वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों को नई दिशा देने के लिए कई पहल की पहचान की गई है। पीएम ने कहा कि हम चाहते हैं कि पोलैंड की कंपनियां भारत के मेगा फूड पार्क्स में निवेश के लिए आगे आएं। आज हमने संबंधों को एक नई दिशा देने के लिए कई इनिशिएटिव्स की पहचान की है। 2 लोकतांत्रिक देशों के रूप में हमारी पार्लियामेंट के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आर्थिक सहयोग को व्यापक रूप प्रदान करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग के लिए क्षेत्र में पोलैंड वर्ल्ड लीडर्स में से है। हम चाहते हैं कि पोलैंड की कंपनियां भारत में बनवाए जा रहे मेगा फूड पार्क से जुड़े। भारत में तेज गति से हो रहे शहरीकरण से वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग के नए अवसर खुल रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।